हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम अभिक्रिया के वेग को पढ़ाने वाले कारकों की पढ़ाई करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहले मैं जो कारक लिखने वाली हूँ वो देखिए, आप सब जानते हैं, पहला कारक है ताप। याद रखिए, ताप जो होता है वो अभिक्रिया का वेग dx/dt के समानुपाती होता है। कैसे, आइए देखते हैं। यदि आप गैस पर मान लीजिए चाय बना रहे हैं और आपको कहीं जाना नहीं है, घर पर आराम से चाय का एंजॉय करना चाहते हैं चाय को, तो वो 1 कप चाय आपकी 15 मिनट में बनेगी। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको कहीं ऑफिस वगैरह जाना है और आप बहुत लेट हो चुके हैं, तो आप देखिए 5 मिनट में भी चाय बना सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, गैस को तेज करना होगा। तो आप देखिए, आपने गैस को तेज किया, ताप ज्यादा मिला, वही अभिकारकों ने उत्पाद बनाने में सिर्फ 5 मिनट लिए, तो आपकी चाय 5 मिनट में तैयार हो गई। इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग जो होता है वो बढ़ता है। सिर्फ चाय को छोड़िए, आपने ऐसे दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज आप बना रहे हैं, आपको जल्दी है तो आप फुल पे करके बनाते हैं। ठीक है, ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग जनरली बढ़ जाता है। ठीक, सेकेंड कारक है आपका सांद्रता। किसकी सांद्रता? अभिकारकों की। ठीक है, अभिकारकों की। आप तो जानते हैं अभिकारक क्या होते हैं, जिनके क्रिया करने से उत्पाद बनता है। तो आप देखिए, अभिकारकों की सांद्रता के भी ये dx/dt समानुपाती होता है। ऐसा क्यों? अब अगर आपके पास अभिकारक ज्यादा है, तो आपको पता है कि कोई भी अभिक्रिया कैसे होती है। जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो अभिकारकों के बीच में टक्कर होती है। तो अभी मैं आपको, जब चैप्टर का एंड होगा उसमें मैं आपको टक्कर सिद्धांत पढ़ाऊंगी, जहां पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा कि बिना टक्कर के कभी भी कोई उत्पाद नहीं बनता। ठीक, तो देखिए, जब अभिकारकों की सांद्रता ज्यादा होगी, सांद्रता का मतलब मात्रा ज्यादा होगी, तो उनके पास पास आकर टकराने के चांस भी ज्यादा होंगे, और जितने ज्यादा टकराने के चांसेस होंगे, आप देखिए उतनी ज्यादा अभिक्रिया का वेग होगा। ठीक है, तो यानी कि जो अभिकारकों की सांद्रता होती है वो भी अभिक्रिया के वेग के समानुपाती होती है। ठीक है, तीसरा आपका कारक है पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आप जानते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। अगर मान लीजिए हमने आपको लकड़ी का एक पीस दे दिया, एक टुकड़ा दे दिया, उसे आप आग में डाल दीजिए। ठीक, जलने में टाइम लेगा। अब आप उसी लकड़ी का बुरादा बना लीजिए और उस बुरादे को किस में डाल दीजिए, आग में डालिए। इट विल कैच फायर इंस्टेंटली, ये तुरंत आग को पकड़ लेता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपने लकड़ी का टुकड़ा लिया था उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कम था, लेकिन जब आपने उसका बुरादा बना दिया तो पृष्ठ क्षेत्रफल कैसा हो गया, ज्यादा हो गया। तो पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा होने से क्रिया जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप देखिए, कोयला भी है, कोयला आप आग में डालिए, ठीक है, पीस जलने में टाइम लेगा, लेकिन कोयले को पीस एकदम डालिए, तुरंत से जल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल जितना ज्यादा होता है अभिक्रिया उतनी ज्यादा होती है। ये एग्जाम्पल तो जनरली आपने पढ़े होंगे कि जब गर्मियां होती हैं तो हम कूलर के आगे फैल फैल के सोते हैं, जब हम चौड़े होके सोते हैं तो हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है। जब क्षेत्रफल अधिक होता है तो क्या होता है कि जितनी भी कूलर की ठंडी हवा होती है, पंखे की हवा होती है, हमारे पूरे शरीर पे लगती है। हम चाहते हैं हमारे पूरे शरीर को हवा मिले, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। तो देखिए, पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा होगी तो हवा ज्यादा क्रिया कर रही है आपकी बॉडी से। लेकिन मान लीजिए जब सर्दी आती है तो ठंडी हवा आपके शरीर को लगती है, तो आप गोल गोल होकर सिकुड़ कर सोते हैं। क्यों? ऐसे में अपना पृष्ठ क्षेत्रफल कम कर लेते हैं, क्योंकि जब आपका पृष्ठ क्षेत्रफल कम होगा तो वो ठंडी हवा आपके शरीर को आके टच नहीं करेगी। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि अगर पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा होता है तो अभिकारक जो होते हैं वो जल्दी से क्रिया करके उत्पाद बना लेते हैं, यानी कि ये भी समानुपाती हो गया किसके, dx/dt के। अगला कारक है सूर्य का प्रकाश। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो केवल एक ही अभिक्रिया को प्रभावित करता है। कौन सी? प्रकाश संश्लेषण। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए धूप नहीं निकली है तो पौधे अपना खाना नहीं बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर धूप नहीं निकली है तो आपकी मम्मी भी किचन में खाना नहीं बनाएंगी। सारी क्रियाएं चलती हैं। मान लीजिए धूप ना निकले, बारिश हो रही है, सब काम हो रहे हैं, ठीक है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या है, केवल एक अभिक्रिया रुकी हुई है। कौन सी? प्रकाश संश्लेषण। तो याद रखिए, सूर्य के प्रकाश से केवल आपकी कौन सी अभिक्रियाएं प्रभावित होंगी? केवल उन्हीं अभिक्रियाओं का वेग प्रभावित होगा जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो देखिए आपका ताप हो गया, सांद्रता हो गई, प्लस क्षेत्रफल हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया। ठीक है, और कोई कारक मेरा ख्याल से नहीं बचा है। ठीक है, उत्प्रेरक एक कारक आपका बचा है, वो भी आपको याद रखना है। उत्प्रेरक क्या करते हैं? याद रखिए, उत्प्रेरक क्या करते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। वे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को
परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्लास में कोई बहुत अच्छा बच्चा है और वो मेरा फेवरेट है और बहुत मान लीजिए मैं उसे पर डे अप्रिशिएट करूँ, पर डे उसकी तारीफ करूँ कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, पढ़ने में बहुत अच्छा है और बहुत मतलब कि मतलब मैं आप लोगों को बोलूँ कि आप देखिए इससे कुछ सीखिए, कितना अच्छा बच्चा है, तो देखिए वो बच्चा भी सोचेगा कि मैम मुझ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती है, मैम को मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो उसके पढ़ने की रेट और बढ़ जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं मैडम की नज़रों में खरा ना उतर पाऊँ। ठीक है, तो देखिए मेरी वजह से उस बच्चे का जो वेग है पढ़ाई का वो बढ़ गया, यानी कहने का मतलब मैं उसके लिए उत्प्रेरक हो जाऊंगी, लेकिन धनात्मक उत्प्रेरक। और मान लीजिए क्लास का एक बच्चा है, पढ़ने में एवरेज है और मैं उसे रोज डांटू पढ़ते नहीं हो, बेवकूफ़ हो, अकल नहीं है तुम्हें, और उसको डीमोटिवेट कर दूं, तो आप जानते हैं वो जितना पढ़ता था उतना भी नहीं पढ़ पाएगा। तो मैं उसी अभिकारक के लिए सपोज क्या हो जाऊंगी, ऋणात्मक उत्प्रेरक हो जाऊंगी। तो बस आपको बेटा इतना याद रखना है कि उत्प्रेरक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक वो होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, एक वो होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं। तो याद रखें, उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा उत्प्रेरक ले रहे हैं। अगर वो धनात्मक है तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा और अगर वो ऋणात्मक है तो वो अभिक्रिया के वेग को कम कर देगा। ठीक है, तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक आप पढ़ चुके हैं। आज आपको सबसे पहले पढ़ना है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि पढ़ने से पहले बेटा आपको एक समीकरण को मानना होगा, लेट करना होगा। माना एक समीकरण है a प्लस बी बराबर c प्लस डी। इसमें a और b दोनों उत्पाद हैं, अभिकारक हैं, ये दोनों क्या आपके अभिकारक हैं और c और d आपके क्या हैं, उत्पाद हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसमें जो a है वो रस समीकरण मिति गुणांक है। ठीक है, ऐसे ही ये b मोल है, माने रस समीकरण मिति गुणांक, c जो है वो आपके मोल है, रस समीकरण मिति गुणांक, d भी आपके क्या मोल है, रस समीकरण मिति गुणांक। सिर्फ आपको बेटा इतनी बात याद रखनी है, एरो माने कि तीर के निशान के इधर आपके अभिकारक है और तीर के निशान के उधर आपके उत्पाद हैं। ठीक है, जनरली हमने क्या देखा है, हमने यही तो देखा है कि किसी भी अभिक्रिया का वेग जो होता है वो उसके अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। आपने ऐसा 11th क्लास में पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि जो अभिकारक हैं उनकी सांद्रता जितनी अधिक होगी, अभी भी मैंने आपको पढ़ाया है, तो उनकी टक्कर के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो उससे उत्पाद भी ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो आप देखिए किसी भी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता, ये अभिकारक है ए और ये अभिकारक है बी, ये इनकी सांद्रता का चिन्ह है। ठीक है, अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। ऐसा मैंने नहीं बताया था, 11वीं क्लास में आपने एक नियम पढ़ा था, उस नियम का नाम था द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, उसमें पढ़ाया गया था। ठीक है, और क्या बताया गया था कि मोल्स को सांद्रताओं की घातों पर चढ़ा देना है। ठीक है, ए और बी, ए की पावर ए हो जाएगा, बी की पावर बी हो जाएगा। ये कौन से नियम से मैंने लिखा है, ये जो है आपका द्रव्य अनुपाती नियम लगाया है। ठीक है, यानी ये एक सिद्धांत है, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम है, सिद्धांत है। तो आप देखिए सैद्धांतिक तौर पे हमारी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती है, जबकि उनके रस समीकरण मिति गुणांकों को उनकी सांद्रताओं की घातों पर चढ़ा दिया गया। लेकिन प्रायोगिक तौर पे क्या देखा गया, प्रैक्टिकली, हम जानते हैं साइंस सबसे पहले क्या प्रैक्टिकल और उससे निकलने वाले निष्कर्ष को ही मानती है, तो हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, प्रायोगिक तौर पर देखने वाले हैं। प्रायोगिक तौर पर क्या देखा गया, प्रायोगिक तौर पर तो ये देखा गया है कि जो अभिक्रिया का वेग है प्रायोगिक तौर पर जो आपका dx अपॉन dt है, ठीक, क्या चीज dx अपॉन dt, वो समानुपाती तो है a और b के, लेकिन a की घात x और b की घात y के। कहने का मतलब ये हुआ कि ये x और y इसके बराबर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन प्रायोगिक तौर पर ये जो घातें आ रही हैं इनका जो योग होगा वो n के बराबर होगा और इस n को ही हम क्या बोलेंगे, अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई है। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है कि किसी भी अभिक्रिया के अंदर, अच्छा एक बात मैं आपको यहाँ और बताना चाहूंगी कि द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाया तो ये आ गया। प्रायोगिक तौर पर जब आप अभिक्रिया का वेग लगाते हैं तो यहाँ पावर x और y आती है, इसे हम वेग नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं बेटा, वेग नियम। तो याद रखिए वेग नियम के अंदर अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। ठीक है,
एक बार टॉपिक रिपीट कर रहे हैं। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? सबसे पहले आप एक अभिक्रिया लिखेंगे जिसमें आपके 2 अभिकारक हैं, ये उत्पाद हैं। अभिकारक के ये ए और बी, सी और डी रस समीकरणमिति गुणांक हैं जिन्हें आप मोल भी कह सकते हैं। हम द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लगाएंगे जो ये कहता है कि अभिकारक आवेग समानुपाती है किसके? ए की सांद्रता और बी की सांद्रता के। ए की सांद्रता ए आ जाएगा और बी की सांद्रता बी आ जाएगा, राइट। अब आप क्या करेंगे? द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम सैद्धांतिक है, तो सिद्धांत तो ये कहता है कि रस समीकरणमिति गुणांक ये वाले होने चाहिए, लेकिन प्रयोग क्या कहता है? प्रयोग ये कहता है कि ये जो रस समीकरणमिति गुणांक है ये एक्स और वाई होंगे, ठीक है। और ये एक्स वाई जो है इनके बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो जब आप ऐसा न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, कभी कभी तो बराबर आएंगे, कभी कभी मैच नहीं करेंगे। तो ये जो एक्स और वाई मानकर हमने समीकरण लिखी है इसे वेग समीकरण या फिर वेग नियम की समीकरण कहते हैं। तो वेग समीकरण के अंदर या वेग नियम के अंदर जो आपके अभिकारकों की सांद्रताओं की घातें हैं इनके योग को हम n मान लेते हैं और यही आपकी कोटि है। तो जब भी आपके एग्जाम में कोटि की परिभाषा आएगी तो आप क्या लिखेंगे? तो कोटि की परिभाषा आप लिखेंगे किसी वेग नियम के अंदर अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों के योग को हम उस अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो मान के चलिएगा अगर n बराबर 0 होगा तो वो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, और अगर n बराबर 1 होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, 2 होगा तो द्वितीय कोटि की। इसी प्रकार अगर n बराबर 3 होता है तो ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी। तो ठीक है, मैं आपको ये बता चुकी हूँ n बराबर 0, 1, 2 और 3 के लिए शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। तो आइए एक जनरल इक्वेशन बना लेते हैं। मान लीजिए आप जनरल इक्वेशन जब आप बनाएंगे तो देखिए आपके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। आर का मतलब अभिकारक है, रिएक्टेंट बोलते हैं इसे, पी का मतलब प्रोडक्ट है, उत्पाद है। तो आप यही तो लिखेंगे वेग नियम अगर आप लगाते हैं तो वेग नियम से आपका जो dx अपॉन dt होगा वो समानुपाती हो जाएगा किसके? r की घात n के, राइट। चूंकि आप वेग नियम लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर n लिखेंगे, ठीक है। यहाँ चाहे कुछ भी हो, x हो और यहाँ y हो, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए जो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर आपको k का k मिलेगा, ठीक है, जो वेग स्थिरांक है, और r की पावर n आ जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पर आप 0 अगर रखेंगे तो शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी, ऐसे ही 1 रखेंगे तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। लेकिन अब आपको एक बात बताइए कि यहाँ जो k है वो वेग स्थिरांक है। आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक पूछा जाता है, तो आप यहीं से निकालेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब हमें वेग स्थिरांक का मात्रक शून्य कोटि के लिए चाहिए तो आप देखिए इस जगह शून्य कर लेंगे। जब आप इस जगह शून्य करेंगे तो किसी की घात 0 का मतलब 1 होता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और जब यहाँ 1 हो जाएगा और हमें इस वेग स्थिरांक का मात्रक निकालना है तो आप जानते हैं dx बराबर होता है सांद्रता। सांद्रता को हम किस में लिखते हैं? मोल प्रति लीटर में लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। और dt होता है आपका समय अंतराल, समय को हमने सेकंड में मान लिया। तो आप देखिए आपको k का मात्रक मिल गया। k का मात्रक क्या मिल गया आपको? मोल प्रति लीटर है ना, लीटर नीचे है तो लीटर ऊपर पहुंच जाएगा, लीटर -1 हो जाएगा। सेकंड भी नीचे है तो सेकंड भी ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो आपको k का मात्रक जो मिलेगा वो क्या होगा? k बराबर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, k बराबर मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। क्लियर हो गया? ये तो आपकी जो थी वो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का। अगर आपसे कहा जाए कि प्रथम कोटि के लिए निकालिए तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर n की जगह 1 लिखेंगे। तो जब 1 लिखेंगे तो बेटा ये r कैंसिल होने वाला तो है नहीं, ये भी क्या है? अभिकारक की सांद्रता है। तो अब आप इसकी जगह पर मोल प्रति लीटर लिखेंगे। ये मोल प्रति लीटर और ये मोल प्रति लीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर? k बराबर 1/सेकंड हो जाएगा। और जब वो 1/सेकंड होगा तो सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेकंड इनवर्स। तो देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए k की इकाई बदल गई, k की इकाई क्या हो गई? सेकंड इनवर्स हो गई। बिल्कुल इसी तरीके से आप क्या करेंगे? अगर आपसे कहा जाए n बराबर 2 द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तो आप जानते हैं यहाँ पर जो है r की घात 2 लगाएंगे आप। जब आप r की घात 2 लगाएंगे, द्वितीय कोटि की है, तो आपको यहाँ पर मोल प्रति लीटर का स्क्वायर रखना पड़ेगा। और अगर आप स्क्वायर रखेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा मोल प्रति लीटर जो नीचे आ जाएगा। तो जब नीचे आ जाएगा मोल प्रति लीटर
ये, तो आप बताइए लीटर तो ऊपर जाएगा प्लस का हो गया, मोल भी माइनस का है, ठीक है, और सेकेंड भी माइनस का है, लेकिन लीटर प्लस का है, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स हो गया, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही आप प्रति कोटि का निकालेंगे तो आपको r की पावर 3 करना पड़ेगा, तो r की पावर 3 हो जाएगा तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 नीचे पहुंच जाएंगे। जब ये 2 नीचे पहुंचेंगे तो आपको पता है मोल ऊपर जाएगा, तो मोल -2 हो जाएगा, लीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड -1 तो आपका चले रहा है। तो देखिए सारी यूनिट निकल आएंगे, हम एक बार इन यूनिट्स को रिवाइज कर लेंगे। आप देखिए एक जुगाड़ मैं आपको बताती हूँ कि आपकी पहले तो एक शून्य कोटि की अभिक्रिया थी, फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया थी, फिर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया थी और फिर तृतीय कोटि की अभिक्रिया थी, ठीक है। और जुगाड़ ये है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में मोल रहता है। देखो सबसे पहली बात आपने देखा होगा सेकेंड हर एक में था, सेकेंड हर एक में, सेकेंड इनवर्स हर एक में, सेकेंड इनवर्स हर एक में यही आता है -1 -1 -1 -1। लेकिन पहली अभिक्रिया में सांद्रता जो है वो रहती है, ठीक है, सांद्रता रहेगी तो मोल प्लस में रहेगा, लीटर माइनस में होगा। दूसरी वाली में ये टर्म ही गायब हो जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। तीसरी वाली में ये टर्म आएगा लेकिन माइनस में आएगा, जब ये माइनस में आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये आपका ये आएगा, ठीक है, खाली लीटर भी लिख सकते हैं। फिर अगली बार आएगा तो ये -2 हो जाएगा। देखिए बहुत आसान तरीका है ये डायरेक्ट आपको करने का कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में हो चाहे तृतीय कोटि की अभिक्रिया में सेकेंड इनवर्स तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन आपको इतनी सी बात याद रखनी है, शून्य कोटि की अभिक्रिया में सांद्रता होती है, आपने टैली भी की, निकाली भी है, तो वहां पर मोल प्लस का लिखेंगे, लीटर माइनस का हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ मोल गायब हो जाएगा। देखिए यहाँ है प्लस में है, यहाँ 0 हो गया, यहाँ माइनस में आ गया, यहाँ -2 हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपकी सारी यूनिट निकल आएंगी। और इन यूनिट्स में आपको एक बात याद रखनी है, कभी कभी एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे आता है कि यदि किसी अभिक्रिया के लिए k का मान 0.06 सेकेंड इनवर्स है, बताइए वह कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। मात्रक देखिए और बता दीजिए वो कौन सी कोटि की है। याद रखिए मात्रक सेकेंड इनवर्स है तो वो प्रथम कोटि की है। अगर वो कहते हैं किसी अभिक्रिया के लिए k का मान 6 × 10⁴ मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स है, तो आप तुरंत समझ जाइए ये तीसरे नंबर वाली है, यानी 0 फर्स्ट सेकेंड, ये सेकेंड ऑर्डर अभिक्रिया है। अगर वो आपसे कहते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, आप समझ जाइए मोल प्लस में है, पहला केस है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। अगर वो आपसे कहते हैं मोल -2 और लीटर स्क्वायर, समझ जाइए आखिरी केस है, यानी कि थर्ड ऑर्डर यानी तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। तो आप ये बात समझ गए होंगे। आज मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो अभिक्रिया को प्रभावित करने वाला पहला कारक हमने आपको ताप पढ़ाया, शायद आपको याद हो गया होगा, ताप के समानुपाती थी, ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। फिर हमने कहा अभिकारकों की सांद्रता, सांद्रता जितनी ज्यादा होगी टक्कर उतनी ज्यादा होगी, उत्पाद जल्दी जल्दी बनेगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। फिर हमने आपको बताया उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, डिपेंड करता है आपने कैसा उत्प्रेरक लिया। अगर धनात्मक लिया तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा और अगर ऋणात्मक लिया तो अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा। चौथा पॉइंट था प्रकाश संश्लेषण। ये फैक्टर जो है, कारक जो है, वो केवल उन्हीं अभिक्रिया को प्रभावित करेगा जो एक पद जो सूर्य के प्रकाश में होती है, ठीक है। और जो आपका लास्ट टॉपिक था वो आपका था पृष्ठ क्षेत्रफल। इसमें तो याद रखिए पृष्ठ क्षेत्रफल जितना ज्यादा होता है अभिकारकों की सांद्रता भी उतनी, अभिकारकों की क्रिया करने की दर भी उतनी ज्यादा होती है, ठीक है। तो आपको पृष्ठ क्षेत्रफल का एग्जाम्पल दे चुकी थी, कोयले का पीस डालोगे तो जल्दी नहीं जलेगा और अगर उसका बुरादा बना के डालोगे, चूंकि उसका पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक हो चुका होगा तो वो जल्दी जल जाएगा, ठीक। उसके बाद हमने आपको वेग नियम पढ़ाया, उसके आधार पर कोटि की परिभाषा। हमने आपसे कहा था अगर आप कोई भी समीकरण लेते हैं उसके रस मितीय गुणांक, रस समीकरण मितीय गुणांक आपके x और y हैं, तो मतलब a और b हैं, तो अभिकारकों की सांद्रता पर तो अभिक्रिया का वेग निर्भर करेगा ही, और आप उसके जो मोल हैं, जो रस समीकरण मितीय गुणांक है, उन्हें पावर पे चढ़ा दोगे, a और b होंगे। लेकिन वेग नियम कहता है कि वो a और b नहीं होंगे, वो x और y होंगे। वेग नियम के अंदर जो x और y आते हैं, जो अभिकारकों की सांद्रताओं का घात आ रहा है, उनको आप जोड़ दीजिए। अगर आप उनको जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद n मिलता है, उसे ही हम कहते हैं अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। तो अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा थी वेग नियम के अंदर अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणन, सांद्रताओं के घातों के योग को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की
कोटि कहते हैं, उसके आधार पर हमने आपको बताया कोटि 3 प्रकार की होगी, शून्य प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि और शून्य भी होती है। तो ओवरऑल 4 प्रकार की हमने आपको बताई। फिर हमने आपको बताया कि जब भी आप अभिक्रिया का वेग निकालते हैं तो समानुपाती करते हैं उससे अभिक्रिया के अभिकारकों की सांद्रता के। तो समानुपाती का चिन्ह हटाने के बाद क्या आता है कि आपका वेग स्थिरांक होता है। वेग स्थिरांक की इकाइयां मैंने आपको निकालनी सिखाई, नोट्स में प्रोवाइड की गई है, एक बार रिवाइज कर लेंगे। बस आप इतनी सी बात याद रखेंगे कि अगर आपकी जो मात्रक है, आपका मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है, यानी मोल प्लस में है, तो वो शून्य कोटि की है। अगर मोल है ही नहीं, सेकेंड इनवर्स है, तो वो प्रथम कोटि की है। अगर मोल है माइनस में है तो द्वितीय कोटि की, और अगर मोल है -2 में है तो वो तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है। अगले लेक्चर में हम आपको आगे का बताएंगे।